అందరికీ నమస్తే. నేను మీ నేహా చౌదరి. ముందుగా వెల్కమ్ టు ద గేమ్ చేంజర్. మరో అద్భుతమైన ఎపిసోడ్‌తో మీ ముందుకొచ్చేసాను అలా నేహాతో. సో, ఇవాల్టి స్పోర్ట్ ఏంటి? ఎవరి గురించి మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాము అంటే కబడ్డీ, కబడ్డీ, కబడ్డీ. ఈ కూత వినిపించగానే మన తెలుగు వాళ్ళందరూ కూడాను ఒక మోత మోగించడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు కదా! సో, మన వాళ్ళందరికీ కూడాను, మన తెలుగు వాళ్ళందరికీ కూడాను స్పెషల్‌గా ఎంతో ఇష్టమైనటువంటి స్పోర్ట్ కబడ్డీ. సో, మరి కబడ్డీ సంబంధించి మన తెలుగు టైటన్స్ టీమ్ మనందరినీ ఎంతగానో ఎంటర్‌టైన్ చేస్తున్నారు. మనమందరం కూడాను ఎంతో సపోర్ట్ చేస్తున్నాము. సో, మరి టీమ్ గురించి, వాళ్ళ ప్రిపరేషన్ గురించి వాళ్ళ మాటల్లోనే మరింతగా తెలుసుకుందాం. సో, మనతో పాటు సిద్ధంగా ఉన్నారు ద్రోణాచార్య అవార్డీ కిషన్ కుమార్ హుడా సార్ అండ్ అలాగే అర్జున్ అవార్డీ కెప్టెన్ హిమ్సెల్ఫ్ పవన్ షెరావత్. సో ఇద్దరు కూడాను సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా లెట్స్ వెల్కమ్ దెమ్. నమస్తే సార్, హౌ ఆర్ యూ? नमस्कार। कैसे आप? वेरी फाइन मैम। वेरी गुड, थैंक यू. हेलो पवन, हाउ आर यू? ऑल गुड ऑल गुड। ऑल गुड, नाइस. सो इस साल, इस सीजन जब से आपसे देख रही हूँ दैट यू आर लाइक लुकिंग लाइक अ वॉरियर. आप वॉरियर जैसे दिख रहे हैं पहले से, मैच शुरू होने से पहले लाइक ब्रिंग इट ऑन करके. कैसा चल रहा है प्रिपरेशन? बहुत बढ़िया चल रहा है, तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है और इसका क्रेडिट कोच साहब को जाता है क्योंकि कंटिन्यूस फिट रख रहे हैं और जैसे मेरी बॉडी को मेहनत की ज़रूरत है, जितनी ज़रूरत है ना उससे ज़्यादा हो रही ना उससे कम हो रही, तो वो जानते हैं इस चीज़ को कि क्या सही है पवन के लिए. अगर एक दिन ज़्यादा कर लेता हूँ तो नेक्स्ट डे खुद ही बोल देते हैं कि आज थोड़ा कम कर ले. तो दैट्स वाई कि मैं कंटिन्यूस कैंप में जितने दिन से आया हूँ तो फिट हूँ. नाइस नाइस, गुड टू नो. सो किशन सर, पहले आप आई मीन हमारी पूरी इंटरव्यू में पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप कबड्डी फील्ड में 30+ इयर्स से है, लाइक सो मच 3 decades ऑफ एक्सपीरियंस दैट आप गेम को स्टार्ट करते टाइम पे कैसे था और अभी कितना बदल गया और कितना एक्सपोजर भी मिला. सो आपका जर्नी एक बार हम जानना चाहते हैं. मैम पहले हम जो नेशनल में जाते थे तो हमारी रिजर्वेशन भी नहीं होती थी और अब हमारे सारे खिलाड़ी बाई एयर चलते हैं. ये बहुत चेंजिंग आई है. मैं हिंदुस्तान का चीफ कोच था 1999 में, तो तब हम कभी एशिया चैम्पियनशिप भी जीतते, सेफ गेम जीत के आते थे तो हमें एयरपोर्ट से घर चले जाते थे, कोई हमें पहचानता भी नहीं था. हाँ. आज जब से ये प्रो कबड्डी चली है, इसने खिलाड़ी का सब कुछ बदल दिया है. हर कदम पर खिलाड़ी को प्यार मिल रहा है. जिधर भी खिलाड़ी जाता है उधर बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है. आप देखो हमारे पवन शेरावत के फैंस देखो कितने. हम आते हैं तो एयरपोर्ट पर बहुत सारे फ़ोटो सेल्फी लेते हैं, हमारे को भी नमस्ते करते हैं, मिलते हैं. तो चेंजिंग तो इतनी आ गई कि इसके बारे में तो एक्सप्लेन करना भी बहुत मुश्किल है. हाँ. पहले मेरा में बहुत है. हम मिट्टी के ग्राउंड में खेलते थे, हमें मैट का आया, फिर मैट के बाद हमारे पास ये जो प्रो आई है जो 10 सीजन हुए हैं, इसमें तो खिलाड़ी का सभी नक्शा कदम सब कुछ बदल गया है और बहुत चेंजिंग आई है. ट्रू, सही है सर, सर सच बोल रहे हैं सर. जब आप कबड्डी स्टार्ट किए थे तो तब आपका कौन इंस्पिरेशन था? तब आपका कबड्डी में आना कैसे हुआ था? मैम ये गांव का खेल है. हम स्टार्टिंग में ही हमारा क्या होता है, हरियाणा में या तो कबड्डी खेलते हैं या कुश्ती करते हैं. बाद में तो किसी ने चेंज किया अपना गेम. स्टार्टिंग हमारी कबड्डी और कुश्ती से ही होती थी. हमारे पूर्वज भी कबड्डी और कुश्ती करते थे और उसी के अनुसार हम कबड्डी में ही ज़्यादा ध्यान रखते थे. हमें पता ही नहीं था कि दूसरे गेम क्या होते हैं. स्टार्टिंग में हमारे को कबड्डी का ही पता था या फिर हमारा कुश्ती का पता था. हाँ. तो इन दोनों गेमों की तरफ ध्यान था. फिर एक बार जो खिलाड़ी जिस गेम को अडॉप्ट कर लेता है उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है. तो इसलिए हमारे गांव से पहले यही चलता था. अब तो बहुत चेंजिंग है. हमारे गांव में भी एथलेटिक्स में भी जाने लग रहे हैं, बॉक्सिंग में भी जाने लग रहे हैं और रेसलिंग में भी. तो आपने देखा हरियाणा में कितना हो रहा है. हाँ. तो ये हरियाणा, दिल्ली और यूपी जो हमारी तरफ लगता है ये सारा इक्वल हरियाणा ही है. इसमें जितने भी खिलाड़ी हैं ज़्यादा कुश्ती और कबड्डी को ज़्यादा पसंद करते हैं और उनके माँ बाप भी यही चाहते हैं. और ये प्रो शुरू होने के बाद तो हर गेम में की बजाय कबड्डी में ज़्यादा पसंद करते हैं उनके माता पिता, क्योंकि बच्चा जब उन्हें टीवी पर खेलता दिखाई देता है तो वो फूले नहीं समाते हैं. और ये मैं भी सोचता हूँ कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि एक बेटे को एक माँ बाप देखते हैं तो इससे बड़ा उनके लिए कुछ नहीं है. हम बहुत मीडियम फैमिलियों से आए हैं
और आते आते हमारे को जब इतना क्रेडिट मिल रहा है, पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरा वर्ल्ड में भी देखते हैं कि हमारे फैंस काफ़ी वर्ल्ड में थ्रू आउट वर्ल्ड हैं, हाँ वो भी पसंद करते हैं, मैसेज भेजते हैं। हाँ तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। इसलिए कबड्डी को तो अब पहले कोई नहीं पसंद करता था, अब आईएएस और आईपीएस के बच्चे भी है ना, वो भी ये सोचने लग गए हैं कि गेम करें तो कबड्डी भी करें। ट्रू बहुत चेंजिंग आई है मैम। सही सर, बहुत अच्छा लगा जान के। तो यार सर की बात सुनते हुए ऐसा याद आ गया कि आप जब कबड्डी, मैंने सुना है कि आप जब कबड्डी स्टार्ट किए थे, इट वाज फन, इट वाज एंजॉयमेंट के लिए, जॉय के लिए स्टार्ट किया था आप। तो अब जब सीरियस तब बने थे कबड्डी के लिए, व्हेन वाज, ये कब हुआ था, कौन सी एज में, एंड कैसे स्टार्ट हुआ है? हाँ, सीरियस तो ये स्कूल टाइम में ही था। मतलब स्कूल टाइम में जब जो मेरे पर्सनल कोच थे शिव कुमार मान जी, तो उन्होंने स्कूल नेशनल में ही मुझे, उनके गांव में नियर बाय हमारे पास में पड़ता था, मैं साइकिल पे जाता था, तो उन्होंने ही बोल दिया था कि भाई इसको प्रोफेशनली चूज़ कर लो। तो देन उससे पहले जितने भी ये छोटे मोटे जोन, इंटर जोन स्कूल के जो इवेंट होते हैं, वो ऐसे ही हमें ही खेलते थे। उसके बाद प्रोफेशनली में भी 11th या 12th में अच्छे से प्रोफेशनली कि हाँ इसमें मैंने अपना करियर देखा है कि कबड्डी में, तो 11th में मैंने सोच लिया था, 11th क्लास में। ओह नॉट यंग, मतलब इंटर वो टाइम पे, 11th 12th ऑफ कोर्स। सो वो टाइम पे आपको फैमिली का सपोर्ट कैसा था? बिकॉज वो टाइम पे मैं स्टडीज़ नहीं, ये बनो, मेरा बच्चा इंजीनियर बनना है, पेरेंट्स का ये ऐसे ख्वाब भी होता है। फादर का तो सपोर्ट था कि मदर का नहीं था, क्योंकि मम्मी चाहती थी कि पढ़ के कोई अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब करे। ओके तो उनको ये था ज़्यादा, वो स्पोर्ट्स को ज़्यादा पसंद करती नहीं थी। हाँ, पापा का था, क्योंकि जैसे कोच साहब ने बताया कि जो हमारा एडमस्ट फेयर है वहाँ का रेसलिंग का और कबड्डी का है, तो जो मेरे दादा थे वो खुद कबड्डी खेलते थे पहले कभी, तो ऐसा ही था कि हमारे वहाँ माहौल ही ऐसा है। तो पापा भी ऐसे, चलो ठीक है, एटलीस्ट कम से कम अपने आप को फिट तो रखेगा, स्पोर्ट्स में जाएगा। हाँ। तो ये सोच के पापा सपोर्ट करते ही रहते थे। फैमिली में एक तो स्पोर्ट्स में ही जाए करके सपोर्ट रहना अलग बात है। नहीं, ऐसा नहीं, मेरा भाई भी फुटबॉल खेलता था, और बड़ा भाई था जो मेरे से, तो फुटबॉल खेलता था, मैं कबड्डी खेलता था। किशन सर, आप पता है, तो जब आप स्पोर्ट खेल रहे थे, आप बोल रहे थे कि मिट्टी में खेल रहे थे, अभी तो पूरा भी मैथ्स आए, लाइक कंप्लीट डिफरेंट, अलग अलग दुनिया जैसा हो गया। तो तब आप खेलते थे, मोस्ट ट्रबल क्या होता था सर? बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क क्या रहता था, टफ जॉब? टफ जॉब तो मैम उस टाइम तो कोई दिखाई ही नहीं देती थी क्या टफ है, परंतु खेलते आदमी स्टार्टिंग करता है तब खेलता ही रहता है, दूसरे कंपटीशनों में जाने लग जाता है। कंपटीशन में जाने के बाद उस टाइम पर बिल्कुल एक हमारे को कुछ इनाम में नहीं मिलता था, एक बर्तन मिलते थे। बर्तन मीन्स जो जैसे कटोरी, कटोरी, हाँ, गिफ्ट हाँ, गिफ्ट के तौर पे गिलास, बॉक्स, हाँ, स्टील गिलास और दूसरी चीज़ें, इस टाइप की चीज़ें मिलते थे। तो ये मिलने के बाद घर तक मैसेज आ जाता था, आपके बेटे ने आज ये जीता है। एक गांव से एक हमारा जो गांव का इस एरिया से दूसरे एरिया के साथ खेलते थे, फिर इलाके में खेलते थे। फिर जैसे पवन ने बताया कि ये स्टेट डिस्ट्रिक्ट होता था, फिर स्टेट भी होता था। स्कूल नेशनल में जिसका सिलेक्शन हो जाता था स्टेट की तरफ से, वो बड़ी खुशी मनाते थे। तो इस प्रकार से ये इनकरेजमेंट तारा, यही मेन था उस टाइम पे। कोई पैसा नहीं मिलता था, किसी प्रकार का कोई मेडल भी स्कूल नेशनल पे आ जाते थे तभी मिलता था। डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आए तब मेडल मिलेगा या स्टेट में मिलेगा, तो बहुत कम चांस मिलते थे। अब हमारा क्या है कि नॉर्थ इंडिया की बात करता हूँ मैं, हर महीने 3-3, 4-4 ओपन टूर्नामेंट हो रहे हैं और काफ़ी पैसा मिलता है। 10-10 लाख रुपए का टूर्नामेंट हो रहा है, 11-11 लाख रुपए का टूर्नामेंट हो रहा है, 1-1 लाख रुपए का टूर्नामेंट हो रहा है। अब तो प्लेयर को एक टीम बना लेते हैं अपनी, अच्छे खिलाड़ी, और वो खेलते ही रहते हैं पूरे साल सीजन। पहले ऐसा नहीं था। अब ये सारी की सारी चेंजिंग हुई है प्रो कबड्डी की वजह से। और अब सारे गाँव में, मैं हरियाणा की बात करता हूँ, हर गाँव में मोस्टली मैट पहुंचने लग रहे हैं। कहीं ग्राउंड में मिट्टी का भी है तो मैट भी रख रहे हैं। बहुत एकेडमी हो गई है हरियाणा में। बहुत ये जितना भी दिल्ली का बारी है और यूपी बारी है, इधर हमारे जो टच में है, पंजाब है, नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे कबड्डी खिलाड़ी भी मैट पर प्रैक्टिस करते हैं। बहुत चेंजिंग है और इनाम भी बड़े अच्छे अच्छे मिलते हैं। बेस्ट रेडर को बुलेट, बेस्ट रेडर को और बड़ा इनाम
काफी बड़े बड़े इनाम मिल रहे हैं। सही है, तो सही है। अब तो हर बच्चा कबड्डी की तरफ भाग रहा है। हाँ सर, आपको कुछ याद है कि आपका ऐसे गिफ्ट मिला है, सब प्राइज मिला है, समथिंग ऐसे? आप जो बोला कि स्टील ग्लास भी मिलते थे, कटोरी मिलते थे, आपको कुछ याद है मिला है वाला? अब बस यही थे, कभी जग मिलता था आपको जग मिला, वाटर जग मिला? हाँ, वाटर जग मिलता था, उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलता था। कितने पैसे- सारे वाटर जग आए सर घर वो तो जी जो भी आए है। सबसे पहला टूर्नामेंट हमने, मैं एज कोच था, महाराष्ट्र में हमें 1 लाख रुपए का जीता था। हाँ तो उस टाइम पे मेरी पूरी हरियाणा पुलिस में मैं नौकरी करता था, मैं हरियाणा पुलिस से एसपी रिटायर हूँ। तो वहाँ पर हमारी टीम ने इतना जश्न मनाया था जिसका वो 1 लाख आज 1 करोड़ के बराबर है। हम बड़े कूदते रहते थे कि भाई अच्छा इनाम जीता है। महाराष्ट्र में सबसे पहले स्टार्ट भी ज्यादा इनाम महाराष्ट्र से ही स्टार्ट हुआ था। हमारी साइड में बहुत थोड़ा था, 1100 रुपये, 2100 रुपये, 3100 रुपये, 31 था, मतलब 3100 इस टाइप का इनाम होता था। हाँ। अब हमारे नॉर्थ में भी लाख रुपए से कम कोई भी इनाम नहीं है। अच्छा लग रहा है सर, मेमोरी हम सबको भी पता चले कि आपको बहुत सारे जग मिले हैं, बहुत सारे। नाइस नाइस, गुड टू नो। सो अभी ये जानना चाहते हैं कि पावन, आप अब जब फर्स्ट टाइम यू हैव अ वेरी गुड रिकॉर्ड, बहुत अच्छे रिकॉर्ड है आपके एशियन गेम्स में या इंटरनेशनल लेवल में, तो फर्स्ट टाइम जब आप नेशनल खेल रहे हो, फर्स्ट एवर नेशनल, आपका कुछ मेमोरीज याद है? कैसे लगा था पहले मैच के दिन? कितना प्रिपरेशन हुआ था? फर्स्ट टाइम जो नेशनल खेला था, मैं डायरेक्ट रेलवे से खेला था। मैं रेलवे में जॉब करता था पहले, तो मैं उसमें खेला था और वो जोधपुर नेशनल हुआ था और मुझे मुश्किल से 2 या 3 राइड्स का चांस मिला था। और उस टाइम रेलवेज में बड़े प्लेयर हुआ करते थे, मोहित छिल्लर वगैरह, कुलदीप, तो ऐसे करके तो मुझे मुश्किल से 1 राइड करने का चांस मिला था। तो वो मुझे अच्छे से याद है और उस नेशनल में रेलवेज 3rd आई थी। ओके, तो दैट्स अ गुड मेमोरी फॉर माय साइड। आपको फर्स्ट इंटरनेशनल डेब्यू का याद है? क्योंकि अब जब से आप प्रैक्टिस स्टार्ट किया तो आपका ही अलग नाम बनाए, और नाम नहीं बस ब्रांड हो गया है अभी आपका। तो वो इतना ट्रेनिंग के बाद इंडिया को रिप्रेजेंट करना इज एवरी सब प्लेयर का ड्रीम होता है। तो आपका फर्स्ट टाइम डेब्यू का? 2019 में मेरा फर्स्ट डेब्यू था और तकरीबन साउथ एशियन गेम्स, यस। हाँ। और उसमें एज ए वाइस कैप्टन मैं गया था और मेरे लिए काफ़ी अच्छा टूर था वो। लेकिन बस माइंड में ये था कि जाना और अपना जो मैं कर रहा हूँ बस कंटिन्यू करता रहूँ, उसके पीछे कोई शार्प माइंड नहीं, कुछ अलग से कुछ सोचना नहीं। बस मुझे ये है कि मैं इतने 2-3 साल से बेस्ट राइडर निकल रहा हूँ, तो बस मुझे वही परफॉर्मेंस अपनी देनी है, अदरवाइज इसके अलावा कुछ सोच के नहीं गया। और साउथ एशियन गेम कबड्डी में इंडिया का कोई मुकाबला नहीं है, तो इतना कुछ ज़्यादा टफ कंपटीशन भी नहीं था हमारे लिए। ओके, तो वो बस एक एज ए नॉर्मल टूर था मेरे लिए, इतना बड़ा मुझे लगा नहीं। ओके। बट ये ख्वाब होता है ना कि हाँ इंडिया फ्लैग हमारी ट्रैक में हो, इट्स अ बिग ड्रीम। वो अलग फीलिंग है कि वो फीलिंग मुझे जब फील होती है, लाइक एशियन गेम में मुझे वो फील हुआ कि इंडियन फ्लैग है और वो जीता तो नेशनल एंथम बजता है, तो वो एशियन गेम में मुझे फील हुआ। लेकिन साउथ एशियन गेम में, एशियन चैंपियनशिप में मैं वो चीज़ फील नहीं कर पाया। सबका अलग अलग है। मुझे एशियन गेम में फील हुआ कि हाँ यहाँ जाके मेरा खेलना सफल हुआ है। awesome. एंड दोनों आप जो मेंशन किए थे, दोनों में आपका की रोल प्ले किया था आपको, सो वो कैसे लगा? एफर्ट की बात होती है, जहाँ मुझे लगता है ना कि एफर्ट करने से कुछ मिला है तो मेरे लिए वो मीनिंगफुल है। विदाउट एफर्ट अगर मुझे कुछ मिला है तो मीनिंगफुल नहीं है। तो एशियन गेम मुझे एफर्ट करने से मिला है, मेहनत से मिला, और मेहनत से ही हम गोल्ड मेडल मिला है। तो वो मेरे लिए मीनिंगफुल है और मुझे अच्छा लगा है वो इवेंट। वहाँ इंडिया की जर्सी भी पहन के खेलता हूँ आज तक। मैं जब से मैंने एशियन गेम की जर्सी मिली है और उसके बाद से मैं यहाँ पे भी आऊँ, कहीं पे भी आऊँ, मैंने पहनी नहीं है। वो उसका मैंने घर पे रखवा रखी है अलग से, उसका फ्रेम बनवा के कि मेरे लिए ये बेस्ट मेमोरी है। नहीं तो उससे पहले भी मैं खेला हूँ तो, लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं, वो पहनता हूँ मैं, यूज़ करता हूँ। हाँ, बट वो वाला फीलिंग अलग लेवल ही है। या ट्रू। सर जब आप कोचिंग दे रहे होते हो तो सब बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं आपके पास कबड्डी सीखने के लिए, पर जो कौन सी तरफ की क्वालिटीज़ वो आप देखते हो कि देख के बोल सकते हैं कि ये इसका कुछ कबड्डी में फ्यूचर होगा, इसका एक्चुअली टैलेंट है, तो वो
कौन सा क्वालिटी है सर? जिस प्लेयर की मैम मोटर क्वालिटी होती है उसमें सब कुछ आ जाता है, स्पीड, स्टेमिना, इंडोरेंस और स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी। जिस खिलाड़ी में ये सारी चीज़ें होती हैं उसको मोटर क्वालिटी बोलते हैं। वो खिलाड़ी में जिसमें मिलती हैं तो वो बहुत टॉप का खिलाड़ी बनता है। आप कई खिलाड़ी देखे आपने, पवन का ही लगा लो, इनमें स्पीड भी है, स्ट्रेंथ भी है, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ भी। आपने एक बार जंप देखा था, दैट इज एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। विदाउट एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ इतना जंप नहीं हो सकता। तो जिस खिलाड़ी में ये चीज़ें हैं वो 100% अचीवमेंट करेगा और वो करते हैं। तो ये मेरी सोच है मैम। हमें काफ़ी नेशनल, मैंने खुद के अपने स्टूडेंट भी काफ़ी ट्रेंड करें जो आज अर्जुन अवार्ड भी हैं, ध्यानचंद अवार्ड भी हैं, नेशनल चैंपियन भी बने। हमारे पीछे दबंग दिल्ली का कोच था तो हमने प्रो कबड्डी भी चैंपियन बने हैं हमें। और आज इसमें टाइटन टीम में मैं आया हूँ, बहुत खुशी है मुझे। और सबसे बड़ी खुशी है कि मैंने पवन जैसे खिलाड़ी मिले हैं। और इनके जितने स्पोर्टिंग खिलाड़ी हैं उनके बारे में आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आज हमारी टीम का जो माहौल है, जो एटमॉस्फेयर है, आई कैन नॉट एक्सप्लेन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि इस साल हम क्या करने जा रहे हैं। मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, हम अपने फैंस को मायूस नहीं होने देंगे। हम बहुत ही कड़ी मेहनत के साथ आए हैं और आगे भी हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हम पसीना बहा रहे हैं। हमारे पास बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। भारत का भी कप्तान है पवन और हमारा भी कप्तान है। और इसको हमने जितना दे सकते थे 1.5 महीने में, ये बहुत लेस पीरियड है। एज प्लेयर और स्टूडेंट की कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो पवन के ट्रेनिंग आप एनीथिंग स्पेशल वो कैसे करवाते हो सर? लाइक एनी सेपरेट, बिकॉज पवन का अभी आप भी बोल रहे थे हाई फ्लायर, उनका टेक्निक ही अलग है। मैम जितनी भी इसके पास टेक्निक थी उनको इम्प्रूव करा है। इसको मेन रेडिंग डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है। और रेडिंग डिपार्टमेंट में हमें पता था कि पवन क्या कर सकता है। उससे ज़्यादा हमने इसको प्रिपेयर करा है फॉर प्रो कबड्डी। और वो मुझे यकीन है कि उसमें सक्सेसफुल होगा। परंतु मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ और हम अपनी फ्रेंचाइज को भी विश्वास दिलाते हैं और अपने जितने हमारे फैंस हैं उनको भी विश्वास दिलाते हैं। हम कुछ करने के लिए आए हैं और पवन पे जितनी उम्मीद आप कर रहे हो उस उम्मीद से ज़्यादा खरा उतरेगा। पर मेरे को विश्वास ये है कि अब तक की सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस 11वें सीजन में देगा। ये इसी सीजन में देने जा रहा है और ये मेरे को पूरा विश्वास है। और साथ साथ टीम पे भी मेरे को पूरा विश्वास है कि पवन को पूरा साथ देगी और पवन उनको साथ रखेगा। सुपर्ब। तो अब ये बात आपके मुंह से सुनना है, लाइक हाउ कॉन्फिडेंस, आपके ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है और कितना प्रिपरेशन करवा के बात कर रहे हैं, तो आपकी वर्ड्स में। हाँ, कोच साहब को मेरे पे ट्रस्ट है और मुझे कोच साहब की ज़ुबान पे ट्रस्ट है, क्योंकि मैं बहुत बार, मैं पहले से ही नोटिस कर रहा हूँ, कोच साहब ने जो एक बार बोल दिया कि वो चाहे मजाक में भी बोला हो लेकिन वो सच हो जाता है। तो मैं कुछ चीज़ें हैं, मैं सीज़न 8 से कोच साहब को 7 से फॉलो कर रहा हूँ, जो दबंग दिल्ली में थे। उसके बाद से मैं 2022 के कैंप में था, जब से मुझे बोले कि तू इंडिया का आने वाला स्टार है। जब मुझे क्या पता था कि भाई मैं खुद ही कैप्टन बनने वाला हूँ इंडिया टीम का। तो कहीं ना कहीं कोच साहब की ज़ुबान पे बोलते हैं ना, सरस्वती का वास है, तो वो है। मैं इन चीज़ों को बड़ा मानता हूँ और लगता है कि कोच साहब ने अगर ट्रस्ट किया है मेरे पे तो डेफिनेटली टीम पे ट्रस्ट किया, मुझ पे ट्रस्ट किया, डेफिनेटली वी कैन डू इट। Awesome. तो अभी हम जो प्रिपरेशन की बात जो कर रहे हैं पवन, सो आप बताइए कि आप बिफोर द मैच अब कैसे प्रिपरेशन होता है, को क्या 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 टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं, या कोच से बारे में, कोच के साथ या टीम के साथ बात करते हैं, क्या क्या माहौल होता है बिफोर द मैच? मैं कोच साहब के साथ फर्स्ट टाइम में प्रो कबड्डी में आया हूँ, लेकिन बिफोर दिस सीजन या जो लास्ट सीजन का उससे पहले मैं वीडियोस देखता था जिसके साथ मेरा मैच है। मैं खुद का मैक लेके आया हूँ, आराम से रूम में बैठ के मैं वीडियो देखता था, एनालिस्ट करता था कि उनके जो एक्स्ट्राज है उन पे ध्यान देता था, अपनी वीडियोस देखता था। फिर कोच के रूम में जाता था अराउंड, अगर हमारा मैच 8 बजे है तो 4 बजे कोच के रूम में जाके बैठ के पूरा डिस्कशन करके अपना जो मुझे नॉलेज है मैं कोच साहब के साथ शेयर करता।
कोच साहब मुझे बताएं कि भाई ऐसे पवन इस पे ये है काउंटर, इस पे ये काउंटर, मुझे आराम से बैठ के प्यार से समझाएं कि इस पे ऐसे कर सकते हैं, इस पे ऐसे कर सकते हैं और आप ही करोगे। तो ऐसे हम करके बात करते थे। जैसे मैं रणधीर कोच साहब के साथ काम करता था, तो ऐसे ही एक मेरा काम करने का तरीका था। तो मैं भी कोच साहब के साथ भी अपना जो भी मेरा एक्सपीरियंस होता है, जो मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, मैं बताता हूँ सर को कि ऐसे ऐसे है। और मैं कोशिश करूँगा कि इस सीज़न भी मैं जो चीज़ें फॉलो करता आ रहा था सीज़न 6, 7, 8 में, 9th में इंजरी थी, 10th में मैंने फॉलो बिल्कुल नहीं किया, कोई मैच नहीं देखा अपना भी और सामने वाले का भी। क्यों ऐसे क्यों? वो चीज़ें अलग थी, एटमॉस्फेयर चेंज था, हाँ, थोड़ी सी चीज़ें अलग डिस्टर्ब्ड थी। होती, हाँ। तो लेकिन अब माहौल सेम वैसा ही हो चुका है जैसे मैं था, बल्कि उससे ज़्यादा ही अच्छा हो चुका है। तो मैं सेम चीज़ मैं कोच साहब के साथ शेयर करूँगा। जो जो मेरे मैं प्लान्स लेके खेलता था कि अलग अलग चीज़ें करेंगे, तो वो मैं कोच साहब के साथ शेयर करूँगा। Awesome. इसमें मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ, ये सीखने की सोच रखता है। नहीं तो प्लेयर का एक बार इंड हो जाता है, अर्जुन अवार्ड मिल गया, इसके बाद छोड़ो यार। ये अब और भी शार्प हो रहा है और ये सोच रहा है कि मैं अपने गेम को कितने लंबा चला सकता हूँ। ये जो एम होता है ना इंसान का, वो आदमी को बहुत ऊपर पहुंचाता है। खिलाड़ी का अकेला परफॉर्मेंस देना नहीं, अपनी टीम के बारे में अच्छा सोचना, अपनी जो जहाँ पर काम मिल गया, फ्रेंचाइज जो क्या है, आज हमारे को टाइटन सब कुछ दे रहा है, हमें जहाँ चाहे वहाँ रख रहा है, हमें जो बोला वही दे रहा है, जो हम कह रहे हैं वही कर रहा है। तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि हमें जहाँ भी हाँ हर जगह हम अच्छा ही सोचा। तो इसलिए इसके बारे में मैं यही कहूँगा, इसकी सीखने की सोच, ये इंड नहीं होया कि भाई मैं अभी हाई फ्लायर बन गया या अर्जुन अवार्ड बन गया, इंडिया कप्तान बन गया। इसके पास भूख है और भी खेलने की। तो जिसके पास ये सोच है वो कुछ न कुछ तो डेवलप होगा, बढ़ेगा, इम्प्रूव करेगा। और मैं व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, टीम के साथ भी जो एटमॉस्फेयर बनाया हमारा, वो एक सराहनीय है। हाँ, आप इतना अच्छा बोल दिया तो क्या पूरा अभी आपके हाथ में ही है। मतलब तेलुगु टाइटन सब फैंस आपकी तरफ अभी देख रहे वाले हैं। एंड हाई एक्सपेक्टेशंस, कितना कॉन्फिडेंस हमारी भी। फ्रेंचाइज ने जो हमारे लिए किया, जो होटल है वो है, सारी सहूलियतें हैं, कहाँ कैंप लगना है, क्या चाहिए, हमें सब चीज दिया। सर, कबड्डी ऐसी खेल है कि नॉट ओनली फिटनेस, नॉट ओनली बट ऑल्सो टीम एंड ऑल्सो मेंटल फोकस और मेंटल डिसीजन भी बहुत ज़्यादा होता है। लाइक ऐसे कि अभी जब बात करें, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इज सो मच ऑफ मेंटल फोकस भी हो रहता है। सो उसके लिए आप अलग प्रिपरेशन या प्रैक्टिस या मेंटल फिटनेस के लिए आप कुछ बातें करना, ऐसे कुछ होता है सर? खिलाड़ी के हम डेली आफ्टर द टीम की प्रैक्टिस इंडिविजुअल हर खिलाड़ी को हम बताते हैं, और उसके साथ साथ जो आपने मेंटली स्ट्रॉन्ग के लिए खिलाड़ी को 100% ये बताते हैं आप बहुत अच्छा कर रहे हो और इससे और भी अच्छा कर सकते हो। हम साइकोलॉजिकल भी फिट करते हैं, माइंड से भी सेट करते हैं। आपको मैं ट्रेनिंग मेथड एक ही बताता हूँ, उसके अलावा पूरी दुनिया में किसी का कोई मेथड, एक आदमी एक खिलाड़ी का माइंड सेट हो गया, आपने ये करना है, 100% वो खिलाड़ी अचीवमेंट देगा। तो इसलिए मैं आज आपको कहता हूँ, मैं और किसी के बारे में आज नहीं बोल सकता, इस पवन सरावत का माइंड सेट है कि मैंने आगे कुछ करना है। इसलिए ये साइकोलॉजिकल माइंड और मोटर क्वालिटी सब कुछ डेवलप हो रही है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि इम्प्रूव बहुत ज़्यादा होगा। माइंड सेट है, और ये माइंड सेट जिस खिलाड़ी का हो गया, वो अपनी मर्जी से, हम ना भी प्रैक्टिस कराते हैं तो अपनी मर्जी से कुछ तो करता है। नाइस, गुड टू नो। तो पवन, ये बताइए कि अभी जब आप प्रो कबड्डी स्टार्ट किए थे, अब तक 3 टीम्स के साथ आप खेले थे, तमिल और बेंगलुरु बुल्स, अभी तेलुगु टाइटन, गुजरात के लिए भी खेला हूँ। ओह या सॉरी, गुजरात के लिए भी 4 टीम्स के लिए आप खेले थे। तो 4 टीम के बारे में जब परफॉर्म किए थे, जब बेंगलोर बुल्स के लिए खेला था, आपको टाइटल भी, विनर्स भी थे, तो जस्ट वन वर्ड अबाउट हर टीम के बारे में। हाँ, स्टार्ट मैं बेंगलोर से करता हूँ कि जब 3rd सीज़न में मेरा डेब्यू सीज़न था, तो 3rd सीज़न में यही था कि बच्चा था बिल्कुल 18 साल का, आइडिया नहीं था, सिर्फ गोल था कि एक ही गोल उस टाइम माइंड में था कि टीवी पे दिखना है। वो मेरा गोल पूरा हो गया था। तो 3rd सीज़न का मेरा गोल पूरा हो गया, टीवी पे दिखना है, डजंट मैटर कि मैं अच्छा खेलूँ बुरा खेलूँ, फिर वो मैटर नहीं करता था। हाँ।
5th सीजन में मुझे सिर्फ अपने आप को जिंदा रखना था कि मैं कबड्डी से जुड़ा रहूं कैसे ना कैसे। कोच की टीम अच्छी थी, फजल, सुनील, परवेज, सचिन तनवर, रोहित गुलिया, चंद्र रंजीत, राकेश, उस टीम में काफ़ी मतलब सुकेश हेकड़े उस टाइम के अच्छे प्लेयर थे। और चांस नहीं मिला और कहीं पे क्या मैं कोच को ज़्यादा इम्प्रेस नहीं कर पाया, जो कोच को मुझसे परफॉर्मेंस चाहिए थी वो मैं नहीं दे पाया। मनप्रीत कोच साहब थे उस टाइम वहाँ पे। और सीज़न 6 में मेरा एक माइंड सेट हो गया था, जब सीज़न 5 और 6 के जो बीच में टाइम था, मैं बेंगलोर में वापस गया, बैक टू बेंगलोर। तो मेरा माइंड सेट हो गया था कि इस लीग में बेस्ट राइडर निकलना है। तो वो माइंड सेट लेके मैं सीज़न 6 में गया था। तो सीज़न 6 में बेस्ट राइडर निकला। फिर वो सेम था कि जब तक मतलब माइंड, वो तो उस टाइम इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी कि कंटिन्यूस करना मुश्किल है, लेकिन मैं ये सोचता था कि जब तक मैं रहूँगा मतलब खेल लूँगा कबड्डी, इस लीग का मैं ही बेस्ट राइडर रहूँगा, किसी दूसरे को आने नहीं दूंगा। लाइक माइंड में ये था ही मैं खेल कबड्डी जब मैं सॉरी जब पीके का कोई भी मैच खेलता था, चाहे कोच साहब की दबंग दिल्ली हो या तेलुगु टाइटन तमिल राइवल, माइंड में कहीं आया ही नहीं कि कोई मेरा टैकल कर लेगा या कोई मुझे पकड़ लेगा। तो सीज़न 7 भी मैं इसी उससे खेला कि कोई भी हो और कितना ही दिमाग लगा ले। हारे हैं मैच हम सेमीफाइनल, सीज़न 7 में भी आपकी टीम से हारे थे कोच साहब, सीज़न 8 में भी कोच साहब की टीम से सेमीफाइनल हम हारे थे, दोनों बार हम सेमीफाइनल सेम टीम से आ रहे हैं। लेकिन माइंड में कभी आया नहीं मेरे कि कोई हरा सकता है या कोई मेरा टैकल कर सकता है। इस सीज़न में मैं रहूँगा, अगर मैं खेल रहा हूँ तो मैं ही बेस्ट राइडर रहूँगा। तो वो टीम का बेंगलोर में सीज़न 7, सीज़न 8, 9th तो मेरा हुआ ही नहीं, एक ही राइड की थी, उसमें मुझे इंजरी आ गई थी। 10th में आया तो ये सोच के आया था कि वापस कि मुझे अपना कंटिन्यू करना है। जो सीज़न 6, 7, 8 में आया तो मैं 10th में वापस आया हूँ, तो मैं 10th में भी नंबर 1 रहूँ। तो वो कुछ चीज़ें एटमॉस्फेयर और टीम सपोर्ट या मेरा अच्छा परफॉर्मेंस ना देना या मेरा ज़्यादा फिट ना होना, कुछ सारी चीज़ें एक साथ मिली हुई थी तो मैं नहीं कर पाया। तो सीज़न 11 में मेरा सेम गोल है कि एक बार फिर कि जिस चीज़ के लिए मैं गेम चेंजिंग के उससे मैं जाना चाहता हूँ तो गेम चेंज करूँ, और अभी गेम चेंजिंग की नीड भी है। यस, मीट दैट गेम चेंजर टू अभी। सो बट ये जर्नी में जब आप बता रहे थे, बीच में एक सिचुएशन भी ऐसा आया था कि आप जाके आप कोच साहब रणधीर शेरावत के साथ बात किया कि यू वांट टू गिव अप ऑन द स्पोर्ट और करना नहीं चाहती हूँ करके, ऐसा भी सिचुएशन हुआ था। बताया ना, सीज़न 5 के और सीज़न 6 के दौरान जो चीज़ें हुई वो माइंड सेट चेंज करने का, तो वो कोच का इतना बड़ा रोल होता है कि जैसे मैं कोच साहब के सामने बोलता नहीं हूँ, लेकिन कोच साहब का मेरी लाइफ चेंज कर रहे हैं। वो इंटरव्यू, चाहे मैं आज इंटरव्यू दे रहा हूँ या मैं क्लास में खड़ा हूँ, मैं 28 साल का हो गया हूँ, तो मैं समझ जाता हूँ कि कोच साहब मुझे कर क्या रहे हैं। मुझे कोच साहब मोटिवेट कर रहे हैं। परफॉर्मेंस अप डाउन एक प्लेयर की चलता रहता है, वो एक दौर है, लेकिन हमेशा एक गुड वाइब बोलना, गुड वर्ड बोलना, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालता है बॉडी पे। हमेशा मेरे बारे में अच्छा बोलेंगे तो मैं डेफिनेटली अच्छा करूँगा। तो ये चीज़ कोच साहब, रणधीर कोच साहब भी सेम करते। सीजन 6 से जब पहले था तो बोला कि मैं उनको फ़ोन कर दिया था ऐसे ही थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होके कि कोच साहब अब बस हो चुका है और अपना छुट्टी। तो उन्होंने बोल दिया कि भाई रुक जा, तुझे मैं लूँगा, पहले ही बोल दिया बिफोर द ऑक्शन कि तुझे मैं लूँगा और तू प्रैक्टिस करता रहे और मैं गारंटी दे रहा हूँ अगले सीजन तू क्रैक करेगा। तो फिर मेरे शॉर्ट ही होगी, फिर तो मैंने जो 1 करोड़ का हरियाणा में टूर्नामेंट होता वहाँ भी बेस्ट रहा, फेडरेशन कप रहता वहाँ भी बेस्ट रहा, और सीजन 6 में जैसे ही मैं आया तो वहाँ डेली प्रैक्टिस में मुझे, मतलब मैं बोलता हूँ डिट्टो कॉपी है, जैसे ही प्रैक्टिस खत्म हुई फिर बोलते थे कि भाई तूने अच्छा, चाहे मैं अच्छा ना भी करूँ प्रैक्टिस में, लेकिन जब भी बोलते थे कि अच्छा किया और तू करेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ करेगा, और वो हुआ भी। तो वो चीज़ें मुझे याद आती हैं कई बार कि भाई बिल्कुल ऐसी ही मेरी जर्नी हुई थी सीज़न 5 में। सीज़न 10 की और 11 की जर्नी देखी जाए सेम ऐसी ही है सीज़न 5 और 6 की, कि सीज़न 10 में थोड़ा सा कहीं ना कहीं नाम ढला है, भले लीग का 3rd राइडर रहा हूँ, लेकिन मेरा नाम मेरे 3rd राइडर के हिसाब से जुड़ नहीं रहा, तो वो चीज़ें सेम मैच नहीं खा रही। तो वो कोच साहब और रणधीर कोच साहब ऐसे ही सेम मोटिवेट कर रहे हैं। सो दैट पॉजिटिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कंपल्सरी, मैंडेटरी, यस, मस्ट। अब जो बताया, जब आप गलती भी बोल रहे हो तो वो भी आप पॉजिटिव माइंडसेट, अच्छा कर रहे हो पर ऐसे करेक्ट करो, जैसे कि टेक्निक की एक्सप्लेनेशन एंड ऑल। सो वेरी गुड टू नो सर। वैसे सच्ची में आप जब बोल रहे थे कि बहुत पॉजिटिव, अगर आप वो प्लेयर भी फ्यूचर के बारे में देख रहा है तो वो भी पॉजिटिव ही सोचेगा,
फेल हो रहा है, ये हो रहा है, गलत नहीं सोचेगा, क्योंकि कोच वैसे ही सिखा रहे हैं, अभी वैसे ही दिखा रहे थे। सर अभी पूरा टीम ये साल आप जो पूरा टीम का आप ट्रेनिंग करवा रहे हो, सो पिछली प्रीवियस बिफोर से भी अभी तक कैसे कितना अलग दिख रहा है आपको टीम, तेलुगु टाइटंस टीम? मैडम मैं तो कोच हूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा चेंजिंग दिख रही है। आपको टेक्निकली सबसे पहले तो मैंने सबसे बड़ी चेंजिंग तो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, ओके। जो हमारी टीम में डिसिप्लिन है वो पहले मुझे नहीं पता कितना था, कि मुझे ये पता है कि हाँ। आज के दिन पूरी 12 की 12 टीमों में सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन है हमारी टीम। हाँ। और इनकरेजमेंट एक दूसरे के खिलाड़ी को मेरी टीम में कर रही है। हमारी फ्रेंचाइज की जो टाइटन टीम है, सारे खिलाड़ी एक दूसरे को इनकरेजमेंट कर रहे हैं, हौसला दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और मैंने यही इनसे बोला है, हम मैच तो परफॉर्मेंस पे हो जाएगा, अगर किसी से कोई गलती भी हो जाएगी ना तो उसको ज़्यादा महसूस नहीं होने देना है, उसको दोबारा बोलना है डोंट वरी, लीव इट दिस मैटर, चेंज करेंगे हम तुमको, बुलाएंगे वापस गेम में, 1 सेकंड हो भी जाएगी तो आपस में। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि टीम एक्सेप्ट कर रही है, और यही चेंजिंग मैं चाह रहा था, वो चेंजिंग हो रही है। दूसरी चेंजिंग में हमारे फ्रेंचाइज के जो ओनर हैं और हमारा सीईओ है, मैं बड़ाई कभी भी फालतू नहीं करता, उनने भी काफ़ी चेंजिंग की है। हर चीज़ जो चाहा वो खिलाड़ी दिया मुझे, हर चीज़ जहाँ मैंने चाहा वहाँ कैंप लगाया, जो चाहा वो प्रैक्टिस मिली, जो चाहे यहाँ हमारे को एटमॉस्फेयर मिल रहा है, फिर भी हम परफॉर्मेंस नहीं देते तो उसका जिम्मेवार कौन? ओनली कृष्ण कुमार हुड्डा। मैं ये दिल से कह रहा हूँ। और ये कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि परफॉर्मेंस नहीं आएगी, 100% आएगी। कितनी आएगी, कैसी आएगी, ये मैं लिख कर देता हूँ। अब की बार तेलुगु टाइटन को लोग देखने आएंगे, आज तेलुगु टाइटन का मैच है, चलो, यही मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। थैंक यू, वेरी एक्साइटेड। आप जब कितनी बार हाँ। जब बोल रहे हो ना, इस साल हो पक्का जाएगा मैम। हाँ, इस साल अलग टीम ही मैं देखेंगे हम। परफॉर्मेंस कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी, इतनी कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बस देखो, हम मैट लड़ने के लिए आए हैं, फाइट करने के लिए आए हैं, और वो हम करेंगे। कोई भी टीम है, चाहे हाँ 12 की 12 में कोई भी टीम है, सभी टीम बराबर है, अच्छी है, जो अच्छा खेलेगी वही विनर होगी। यस, बहुत अच्छा लग रहा है सर, आपके तरफ से इतना कॉन्फिडेंस, इतना 100% मैम सोच का है यहाँ। हाँ, बाकी तो मैं भगवान पे विश्वास बहुत करता हूँ। हाँ, और फ्रेंचाइज ने हमारे को आशीर्वाद दिया, हर खिलाड़ियों ने हमारे को सहयोग दिया है। हर खिलाड़ी अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार है। यस सर, पवन को विदाउट, अगर पवन का नाम नहीं ले और दूसरा प्लेयर्स का, किन का प्लेयर्स ले, तो एक दो तीन का प्लेयर्स आप नो। टीम वर्क में टीम होती है। हाँ, I know। पवन तो ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। हाँ, और दूसरा हमारे पास जितने खिलाड़ी हैं, हाँ, सारे के सारे बहुत अचीवमेंट वाले हैं। कृष्ण डुल है, विजय मलिक है, इधर से हमारा एक नया लड़का अंकित आया है, काफी बच्चे हैं, जो एक महाराष्ट्र से बिलोंग करता है, जीत है, एक नया बच्चा सागर लिया है, और हमारे जो अमित लड़का है, हमारा गदई है, शंकर गदई है, सारे खिलाड़ी बहुत ही अच्छे टेक्निकल हैं। लाठर है एक हमारा, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है हमारे पास है। आशीष नरवाल है, प्रफुल्ल कुमार है, ये सारे खिलाड़ी मैडम, एक आधा नाम भी भूल जाते हैं, तो हर खिलाड़ी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, सारी टीम बहुत ही अच्छी है। तो जब आप मैच खेलते टाइम पे जो टीम की राइड के लिए जाते हो, तो अब वो टीम में कभी कौन सा डिफेंडर है तो आप थोड़ा संभाल के और ज़्यादा कॉन्शियसली जाते हो, कौन सा डिफेंडर का आपको थोड़ा देखते हैं आप? अभी तो है नहीं, वो खेल नहीं, रविंदर पहल था, उससे थोड़ा मैं सोच के जाता था कि वो भाई थोड़ा खतरनाक है, वो टैकल कर भी लेता था मेरा। अभी वो रिटायरमेंट ले लिया उन्होंने, तो अभी तो मेरे ख्याल से कोई नहीं है। ओके, सो ये साल अभी प्रीवियस से सिर्फ वो ही था, उसके बाद कोई आपको इतना कॉन्शियस नहीं करवाया? इतना ज़्यादा मतलब परेशान करता नहीं, नितेश है थोड़ा बहुत करता, अदरवाइज
लीग में कोई है नहीं कि कोई मुझे परेशान स्पेशली कि भाई ये पवन को तो पकड़ ही लेगा, ऐसा मतलब मुझे भी फील नहीं होता कि ऐसा कुछ है डिफेंडर की ये आ गया तो अब तो पवन स्कोर कर ही नहीं सकता। हाँ मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ। ओके ओके। तो एज ए कैप्टन, सो इस साल का टीम को देख के आप क्या बोलना चाहेंगे? लाइक यू नो द नॉट सो स्टार्स नहीं हुए तो भी आप सर, जैसे आप सर बोल रहे थे कि ना दैट सरप्राइजेस आर कमिंग अप करके, तो आप क्या बोलेंगे? सेम थिंग कि स्टार्स नहीं है, लेकिन स्टार भी तो यहीं से बनते हैं। और स्टार जो नाम गिनाए अभी स्टार नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में डेफिनेटली मैं प्रिटी श्योर कि वो स्टार बनेंगे, वो अच्छा करेंगे, क्योंकि परफॉर्मेंस जो कैंप में दी है उन्होंने, अगर उसका वो 60% भी दे दें, मैं नहीं बोला वो 100% करे, अगर लेकिन उन्होंने उसका 60% भी दिया तो टीम काफ़ी बहुत ऊपर तक चली जाएगी और 60 में ही वो स्टार बन जाएंगे। 100 दे दिया तो बात ही अलग है, चैम्पियन ही है। अगर वो 60% भी परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ओके, तो वेटिंग टू सी दैट। 60% दे दिया तो भी काफ़ी है करके इतना कॉन्फिडेंस लेवल में आया, मतलब सर, कोच सर का ट्रेनिंग इतना इम्पैक्ट दिखा रहा है एक्सट्रीम लेवल पे। एक्सट्रीमली, वेरी ग्रेट टू नो। सो सर, ये इस साल तेलुगु टाइटंस टीम को आप प्रिपरेशन करवा रहे हो, तो अभी पहला मैच का डेट्स भी बहुत नज़दीक आ गया है, शुरू भी हो रहा है, तो मैच से पहले उनको क्या बोल के मैदान में बेचते सर? ये बहुत दिन से मैं पूछना चाहती थी कि देखो, सुनना चाहती हूँ। मैच के दिन पहले मैं क्या कह के बोल भेजूंगा, मैं यही भेजता हूँ, आप इसी मैच के लिए पैदा हुए हो, बॉर्न लिया है आपने कबड्डी, इस मैच के लिए लिया है, आगे आने वाले तो बाद की बात है। 40 मिनट में जो भी कर सकते हो आपने करना है मैक्सिमम। आपने किसी प्रकार की परवाह नहीं करनी है, ना कोच की करनी है, ना मैनेजर की करनी है, ना वो करनी है, ना पब्लिक की करनी है। आप अपनी परफॉर्मेंस दो, उनको बिल्कुल फ्री हैंड छोड़ देंगे, और जब कंट्रोल करने की जरूरत होगी तो हम वहाँ बैठे हैं, कंट्रोल करेंगे। जब तक हमारी टीम येगी तो हम कंट्रोल की जरूरत नहीं है मेरे को। हमारे यही कह के बैठेंगे, आप अपना जो तुम्हारे पास टैलेंट है उसको दिखाओ और अपनी अचीवमेंट दो। पूरी टीम के लिए यही मैसेज है, अकेले पवन के लिए नहीं है। आप अपना देखो, अच्छा से अच्छा जो तुमने कहा है कि 60% दे दोगे वही बहुत है। आप अपना काम करो, रेडिंग स्टाफ रेडर अपना काम करो, डिफेंस वाले काम करो। सबको अलग अलग मोटिवेट तो कराया नहीं जाता, उस टाइम पे हम टीम को ही मोटिवेट करते हैं। जब जाते हैं ना, इंडिविजुअल मोटिवेशन तो हम करते रहते हैं, पर उस टाइम के ऊपर जब जाने से पहले होता है, हम बात करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो पूरी टीम को मोटिवेट करते हैं। तो उसमें बहुत कुछ खिलाड़ी पर निर्भर करता है। बहुत बहुत डिफरेंट और अच्छा भी लगा सर कि आप प्रिपेयर करते हो कि यही मैच के लिए आप पैदे हुए हो फिर। बिल्कुल, So, कबड्डी के लिए डू और डाई। डू एंड डाई, यस, मरो, डू और डाई, खेलो, खेलो या मरो। हाँ, अच्छे पूरा खेल लेंगे। होता है हर खिलाड़ी का, दूसरी टीम का भी यही होता है। हाँ। वो भी अपने लिए वो भी यही सोच के आते हैं। जो कम गलती करता है, अच्छा खेलता है, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, फिटनेस टीम की अच्छी है, और जिसकी टेक्निक अच्छी है, जिसके पास अच्छे खिलाड़ी हैं, वो जीत जाएगा। और कोई टाइम के ऊपर ज़्यादा गलती कर देगा, वो हार जाएगा। सो अभी गेम्स शुरू होने वाला है, तो कमिंग अप 11 टीम्स में से अकॉर्डिंग टू यू एज अ कैप्टन, तेलुगु टाइटंस के लिए थ्रेट कौन सा वो टॉप 3 टीम्स है, लाइक थोड़ा संभाल के खेलने का टीम्स? थ्रेट तो 11 की 11 ही हैं। 11 की 11 के साथ हमको संभाल के खेलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर कोई एक टीम मैं नाम ले दूं और वही उसी से हमें खतरा है। खतरा सबसे है और सबसे अच्छे भी हैं, तो सेम है। टॉप 3 अगर 3 मैं अब की बार लगता नहीं ले। सीजन 11 में ऐसा कोई टॉप 3 टीम है। सारी टीम इक्वल है। लास्ट सीजन अगर आप पूछते तो मैं बोल देता कि पुनेरी पल्टन इज गुड, लेकिन मतलब इस सीजन में मानता हूँ कि 12 टीमें एक जैसी हैं। कुछ अलग से नहीं है किसी टीम में कि अलग से ये बोल दे कि ये टीम ज़्यादा ही अच्छी है। 12 की 12 टीमें इक्वल है। सर, एक बार डाइट के बारे में बात करना चाहती हूँ सर। स्पोर्ट्स डाइट अकॉर्डिंग टू आप कैसे कंट्रोल करते हैं सर, तो पूरे टीम वालों को, तो या फिक्स्ड डाइट कुछ रखते हैं? मोस्टली मैम, हम खिलाड़ी को देखते रहते हैं, डाइट के बारे में बताते भी रहते हैं, और कोई खिलाड़ी बीमार या इस प्रकार की कोई कहानी ना हो जाए, हम उसको कपड़े पहनने तक की भी बताते हैं। आज यहाँ हमारा मौसम चेंज हो रहा है, हैदराबाद आए यहाँ, तो हमने हर खिलाड़ी को अलग अलग बोला है कि आपने ये करना है।
नहाने के बाद आपने एकदम से एसी में नहीं जाना है, गर्म पानी में नहा लेते हैं तो गर्म सर्द हो जाती है। डाइट का भी यही है, को ओवरवेट हो जाए हम उसको कम डाइट खाने की बोलते हैं। और डाइट भी जैसे टूर्नामेंट के नज़दीक आ गए, हम लिक्विड टाइप की ज़्यादा डाइट दे रहे हैं। और रही प्रोटीन और ये जितने भी है वो हमारी फ्रेंचाइजी ने सारे अवेलेबल करा रखे हैं। आफ्टर प्री और आफ्टर द ट्रेनिंग सब हम दे रहे हैं। और इनको बीच बीच में जो और भी कोई आवश्यकता होगी तो कुछ खिलाड़ी भी 4-10 साल हो लिए खेलते ने, इन अपने खुद के डॉक्टर बन रहे हैं। हाँ, डॉक्टर की जरूरत नहीं है। हाँ, खुद असेसमेंट हाँ, करके इनको ये पता है कि आपने जाता है। अपना वेट कैसे कंट्रोल हो करना जाता है, कौन सी डाइट खानी है और कौन सी नहीं खानी है। और कोशिश हम ये करते हैं कोई इस प्रकार की डाइट ना खा लें जिसमें कि खिलाड़ी का भविष्य खराब हो जाए। वो हमारा डॉक्टर टाइम टू टाइम बताता रहता है। जो ट्रीटमेंट भी होता है, कोई गोली भी खाते हैं तो उसको हम यही देखते हैं कोई दूसरी साइड की गोली ना खाई जाए, डोप वोप में तो नहीं आ डॉप रहेगा। वोप में तो खिलाड़ी ना आ जाए। तो हर चीज़ का इनको प्रिपरेशन होती है। पर ये बात बस अब सच बता देना पवन जी कि हैदराबाद में हो आप, इतना बिरयानी के लिए इतना फेमस है, अच्छे अच्छे वैरायटी फूड जो मिलते हैं, तो कभी बिना विदाउट कोच सर के परमिशन या उनको बिना पता चले आप कभी बिरयानी ऐसा चीट डे कभी होता है? नहीं, मैंने अभी तक खाया ही नहीं है हैदराबाद में। मैं लास्ट सीजन भी कैंप इधर ही था, लेकिन मैंने अब तक बिरयानी खाया ही प्लीज नहीं है। सब फैंस ना अभी ये बात सुन के बिरयानी पार्सल करेंगे आपको। पर अभी 12 तारीख से भी आ रखे हैं, आएंगे। 14 हो गई है, 2-3 दिन हो गए हैं, लेकिन मैं बिरयानी नहीं खाया और मैं रहूंगा जब तक मैं खाऊंगा भी नहीं। ये हैदराबादी बिरयानी अभी तक नहीं खाया आप? नहीं, मैंने नहीं खाया। సో ఐ నో చాలా సేపటి నుంచి చాలా ఓపిక్గా ఆన్సర్ చేస్తారు. నేనేదో కష్టపడి హిందీలో క్వశ్చన్స్ అడుగుతూనే ఉన్నాను. హోప్ ఓకే. బట్ ఇప్పుడు లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్ रैपिड फायर राउंडలోకి వెళ్ళిపోదాం. సో रैपिड फायर राउंड पवन शरावत जी, वेरी फ्यू क्वेश्चंस, आई नो आपको कोचिंग पे जाना है. सो तेलुगु में आप जो सीखा एक बात, फर्स्ट वर्ड जो आप तेलुगु में सीखे? अभी तो कुछ सीखा भी होगा तो भूल गया, ऐसे कैमरे फोन कैमरा भूल भी जाते हैं तो भूल गया होगा कुछ सीखा होगा तो। ओके. तेलुगु में आपका टॉलीवुड फेवरेट हीरो? अल्लू अर्जुन भी है और एक और मूवी है मास्टर मूवी का जो हीरो है विजय, वो तेलुगु नहीं है क्या, तमिल है वो। साउथ इंडियन कुजिन में कुछ ट्राई किया, आपको कुछ अच्छा लगा? डोसा है, मैं मतलब बहुत सालों से खा रहा हूँ और कभी अभी मन हो जाता है तो मैं खा लेता हूँ डोसा। Okay. कि लाइट भी है वो। ओके. तो हैदराबाद में आप इधर उधर घूमा होगा, कहीं अच्छा फेवरेट प्लेस? अभी नहीं घूमा। कोच साहब भी बता देते कि इसको कहीं घुमा ही नहीं, सर प्रैक्टिस ट्रेनिंग हाँ, बस। रूम मैं खुद भी नहीं जाता है, मैं लास्ट recovery. ईयर भी नहीं घूमा। ऐसा नहीं है कि कोच, चलो अभी तो कोच साहब के साथ हम 3 दिन हाँ, से आए हैं। हाँ. पिछली बार भी हम 40-45 डेज के अराउंड थे, मैं एक दिन भी बाहर घूमा नहीं हूँ। मैं Okay. इधर ही। एक लास्ट वन डायलॉग, तेलुगु डायलॉग, आप तो ये तो बोलना ही पड़ेगा. थक गए तेले। చాలు, హ్యాపీ, మా కడుపు నిండిపోయింది, వీఆర్ హ్యాపీ. సో बट लास्ट बिफोर वी से बाय सर, तो पहले आपकी बात मैं सुनना चाहती हूँ कि सर अभी जो टीवी में अभी वीडियो जो देख रहे हैं बच्चों को या पेरेंट्स को या कोचेस को, एज एन एक्सपीरियंस फ्रॉम ए प्लेयर टू कोच, नए बच्चों को और आ रहे जो कबड्डी चूज़ कर रहे हैं, तो उनका आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो मैम, कैरियर तो बहुत फ्रूटफुल है बच्चों का। अगर जो कबड्डी चूज रहे हैं, ये पहले वाला तो कबड्डी रहा नहीं, बहुत चेंज हो चुका है। और कोच का इसमें बहुत इम्पोर्टेंस है। जैसे अभी हम प्रो कबड्डी के कोच हैं, हम तो लास्ट के कोच हैं। पहले स्कूल में ही पीटीआई मास्टर होते हैं, वो कोच बनते हैं, वो प्लेयर को से मोटिवेट करके लाते हैं और उनका बड़ा भारी योगदान है। उसके बाद कहीं स्टेट में चले जाते हैं और कोच मिलता है। तो सारे कोचेज मिलकर जो आज ये कबड्डी इतनी ऊपर आ रही है, अकेले 8-10 कोचों से नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के कोच इसमें इन्वॉल्व हैं। ये जो यहाँ तक बच्चे आए हैं, जो खिलाड़ी आए हैं इंटरनेशनल आए, इनके ऊपर पता नहीं कितने कितने कोचों का हाथ है। और मैं हर खिलाड़ी को यही कहता हूँ, आप कबड्डी में आओ और आने वाला समय आपका है। और भारत में बहुत ही जल्दी कबड्डी ओलंपिक में इंक्लूड होवे। सही है सर, हम सब की ये भी यही उम्मीद है सर, तो जल्दी ओलंपिक में आ जाए कबड्डी। या तो सेम क्वेश्चन अभी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अभी जो नए बच्चे कबड्डी स्पोर्ट चूज करना चाहते हैं, तो उनके लिए कैप्टन हिमसेल्फ पवन शरावत क्या बोलेंगे? कबड्डी में प्लेयर्स अपना फ्यूचर देख सकते हैं और काफ़ी ब्राइट फ्यूचर है।
चाहे इसमें फाइनेंशियली मान लो या फेम सोच लो या जॉब सोच लो, इसमें काफ़ी सब कुछ सिक्योर है, फ्यूचर सिक्योर है। पहले सिर्फ पीकेएल ना आने से सिर्फ ये था कि कुछ लोगों को जॉब मिलती थी और कुछ ही लोग इंडिया के लिए खेल पाते थे, लेकिन आफ्टर पीकेएल जॉब मोस्टली जो अच्छे लेवल पे खेल रहे हैं उनको सबको जॉब मिल रही है, फाइनेंशियली सपोर्ट हो रही है, फेम मिल रहा है। तो उनको यही बोलना चाहूँगा कि डू योर बेस्ट, अपना अच्छा करते रहिए और अपने कोच की रिस्पेक्ट करते रहिए और आपको सब कुछ जल्दी मिलेगा। Nice. Good to know that here from you. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you, Kishan ji. Thank you, ma'am. Thank you. So happy for this time. All the best for the match. Thank you, ma'am. So yes, this is really surprising and happy for me. ఎందుకు అని అంటే అలా అడగగానే కూడాను ఎమ్మటే మన తెలుగు టైటన్స్ టీమ్ CEO త్రినాథ్ రెడ్డి గారు ఇక్కడ అవైలబుల్గా ఉన్నారు. సార్ కొంచెం మాకు టైం ఇస్తారనగా నేను వెరీ ఎక్సైటెడ్ అండ్ రెడీ ఫర్ ఇట్. సో థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ దట్. త్రినాథ్ గారు హలో అండి, ఎలా ఉన్నారు? ఫైన్ అండి, మీరు ఎలా ఉన్నారు? సూపర్ థ్యాంక్ యూ. ఎప్పుడు మిమ్మల్ని మ్యాచెస్ అయ్యే టైంలో టీవీలో చూసినప్పుడు కూడా ఎనర్జెటిక్ గా టీం గురించి ఇన్వాల్వ్డ్ గా కనిపిస్తుంటారు. ఈరోజు ఫైనల్ ఇంటర్వ్యూకి దొరికారు. ఓకే. సో త్రినాథ్ గారు చెప్పండి, ఇందాక కోచ్ గారితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు, పవన్ తోటి మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా ప్రతిసారిలా కాకుండా ఈసారి తెలుగు టైటన్స్ టీమే డిఫరెంట్గా ఉంది, ప్రిపరేషనే డిఫరెంట్గా ఉంది, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ న్యూ, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ చేంజ్డ్ అంటున్నారు. అసలు యాజ్ అ CEO మీరు చెప్పండి అంటే ఆయన చెప్పిన మాటలు ఏంటంటే కోచ్ నేను ఏదైనా అడగగానే అక్కడ తదాస్తు అని అంటున్నారు, ఏది అడిగినా ఇచ్చేస్తున్నారు ఫ్రాంచైజీ అండ్ టీం వాళ్ళు. సో ప్లీజ్ టేక్ us through that. బేసిక్గా ఏంటంటే మీరు లాస్ట్ 4 seasons చూసుంటే మన టీం అనుకున్న పద్ధతిలో మన టీం పర్ఫామ్ చేయలేదు. అంటే మనం హై ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకొని వెళ్ళాం, తర్వాత మేబీ కోచెస్ లక్ బాగాలేదు లేదా టీం లక్ బాగాలేదు, వీ కుడెంట్ డూ దట్ మచ్ వెల్. అయితే ఈసారి బేసిక్గా మనకేంటంటే వీ హ్యావ్ డిసైడెడ్ టు గో విత్ అ వెరీ స్ట్రాంగ్ కోచ్. అంటే అప్పటికి హుడ్డా గారు ఒక సీజన్ బ్రేక్ తీసుకున్నారు. బ్రేక్ తీసుకున్న తర్వాత అది కూడా ఢిల్లీని విన్నర్ చేసిన తర్వాత బ్రేక్ తీసుకున్నారు. సో రీజన్ ఎందుక ఏంటి అనేది కూడా నాకు అర్థం కాలేదు కానీ, బట్ ఏంటంటే ఐ గాట్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు మీట్ హిమ్ ఇన్ చండీగఢ్ వెన్ తెలుగు టైటన్స్ వర్ ప్లేయింగ్ అనమాట. సో దెన్ ఐ థాట్ ఒకసారి ఆయన్ని కలిసి అడిగితే ఎలా ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఢిల్లీ సిచ్యువేషన్ కూడా సేమ్ మనం ఎలా ఉండేమో అలాగే ఉండేది సేమ్. ఆయన వచ్చిన తర్వాత ఢిల్లీని 3rd place రన్నర్ చేశారు, విన్నర్ చేశారు. సో మనం ఏంటంటే మేబీ అంటే కోచ్ డిఫరెన్స్ అనేది చాలా కనబడతా ఉంది. సో అయితే ఆయన అడిగిన వెంటనే అంటే ఇనిషియల్గా ఆయన ఈ సెడ్ ఈ డజంట్ వాంట్ టు కంటిన్యూ ఇన్ కోచింగ్ అని. తర్వాత ఐ రిక్వెస్టెడ్ హిమ్ అంటే ఫర్ ద ప్రాస్పరిటీ ఆఫ్ ద గేమ్. సో నేనేంటంటే నా టీం గురించి అని కాదు కానీ కబడ్డీ ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే అంటే కిషన్ హుడ్డా లాంటి కోచెస్ ఉంటేనే జరిగిద్ది అనేసి ఒక థాట్ అనమాట. సో ఐ వెంట్ టు హిస్ హౌస్, రిక్వెస్టెడ్ హిమ్ అండ్ ఈ సెడ్ ఓకే గివ్ మీ సమ్ టైమ్ అనేసి ఆలోచించుకొని దెన్ ఈ అగ్రీడ్ ఫర్ దట్. సో బిఫోర్ దట్ మా ఓనర్స్ కూడా ఏంటంటే ఒకసారి మాట్లాడితే మనకి ఆయన వచ్చేలా ఉంటే బాగుంటుంది, అంటే టీం గురించి అన్న కానీ కబడ్డీ కోసం అని అడగండి అనేసి అంటే ఈ అగ్రీడ్ ఫర్ దట్. సో వచ్చిన తర్వాత కూడా ఫస్ట్ థింగ్ ఆయన మమ్మల్ని అడిగింది కూడా ఏంటంటే ఐ నీడ్ ఫ్రీ హ్యాండ్. వెరీ నార్మల్గా ప్రతి టీము ప్రతి కోచెస్గా ఫ్రీ హ్యాండ్ అన్నది ఇస్తారు. సో ఐ టోల్డ్ హిమ్ ద సేమ్ థింగ్ అనమాట. సో వాట్ ఎవర్ యూ వాంటెడ్ టు గో హెడ్ విత్, యూ ప్లాన్ అకార్డింగ్ టు యువర్ ఐడియాస్ అండ్ వీఆర్ రెడీ టు గో హెడ్ అని. So owners also said not to disturb coach and you always be there with coach and support him money. So that's what is needed for any coach. Unless until ఏంటంటే కోచ్ని మేము ఉన్నాం బ్యాక్ సైడ్ నుంచి అంటే ఆటోమేటిక్గా ఈ విల్ హ్యావ్ దట్ ఐడియా ఆఫ్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ అన్నట్టు. సో దట్స్ వాట్ హ్యాడ్ హ్యాపెండ్. అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే మేము ఆప్షన్కి కూడా ఆయన ఏదైతే లిస్ట్ తయారు చేసి మాకు ఇచ్చాడో సో ఆ లిస్ట్ అంతా మాకు ఈ సీజన్లో వచ్చారనమాట. సో దాట్ మాకు ఏంటంటే అక్కడే మాకు ఇది క్లారిటీ పాజిటివిటీ కనపడింది. సో ఆ పాజిటివ్ వైబ్స్ అంటే కోచ్ వచ్చినప్పుడే స్టార్ట్ అయింది, దెన్ టీమ్. సో ఆ విధంగా ఇప్పుడు ఏంటంటే యంగ్స్టర్స్ మనం తీసుకున్న యంగ్స్టర్స్ కానీ లేదంటే మనకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ లైక్ పవన్, విజయ్ మాలిక్, మంజిత్ శర్మ వీళ్ళంతా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నప్పుడు, అలానే మన రైట్ కార్నర్ కిషన్ దుల్ ఉన్నాడు. సో వీళ్ళంతా కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. అలానే యంగ్స్టర్స్ అంటే అందరు ఏమనుకుంటున్నారంటే ప్రజెంట్గా తెలుగు టైటాన్స్ అన్నది అండర్ డాగ్స్ లాగా. అండర్ డాగ్స్ ఏంటన్నది మనం చూపిస్తాం. నార్మల్గా ఏంటంటే ఒక హిందీలో అంటే మన దీంట్లో ఒకటి ఉంటుంది అనమాట, వారు మనం ఏంటంటే అన్లెస్ అంటిల్ వారు ఫైట్ చేయడానికి ట్రూ సోల్జర్ అన్నోడు ఏంటంటే ఫైట్ చేయడానికి ఎప్పుడూ వెనకాడు.
సో అలాగా మన వార్ అనేది ఇంకా October 18 ఏదైతే స్టార్ట్ అవుతుందో అలాంటి మన సోల్జర్స్ ఉన్నారు, సోల్జర్స్ నడిపించే కమాండర్ ఉన్నారు. సో అది మనకి ప్లస్ పాయింట్స్ అండి. అండర్ అ కమాండర్ విత్ అమేజింగ్ టీమ్. అది సో అదండి, అంటే టీమ్ మనకి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నారు, అట్ ద సేమ్ టైం యంగ్స్టర్స్ దే ఆర్ లైక్ బుల్లెట్స్ అనమాట. అంటే నేను బేసిక్గా డిఫెన్స్ నుంచి కనుక ఇదంతా యూజ్ చేస్తా డిఫెన్స్ నుంచి కాబట్టి కమాండర్ వార్ కి వెళ్తున్నాము, ఇది కూడా ఇది కూడా ఇన్ వే ఇట్స్ యుద్ధమే. అంతే దట్స్ వాట్ అంటే యుద్ధానికి ప్రిపేర్ అయి ఉన్న సైనికులు రెడీగా ఉన్నారనమాట. వాళ్ళు కూడా వెయిటింగ్ ఫర్ ద డే. అంటే ఫ్యాన్స్కి ఏంటంటే తెలుగు టైటన్స్ ఓడిపోవటం భరించలేకపోతున్నారు. అంటే మీరు అన్నట్టు ఆ జోష్ అది అక్కడ కనబడుతుంది, కానీ తర్వాత చాలా బాధ ఉంటుంది ఆ జోష్. సో ఎనీవే యాజ్ ఎ టీమ్ CEO ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఐ నీడ్ టు బీ బోల్డ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ దెమ్. అండ్ అది ఈసారి ఏంటంటే I can assure the fans that ki మన team definitely will perform very well. Very well. Yeah. ఇంకా అసలు మేము ఆగలేము ఎప్పుడెప్పుడు మ్యాచ్ మొదలు పెట్టేసి చూడాలా అన్న ఇదిగా ఉంది. బికాస్ దిస్ లెవెల్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఒక హోల్ టీమ్ నుంచి వస్తుంది అని అంటే ఇట్స్ వెరీ గుడ్ థింగ్. అంటే దాని వెనక ఎంత హార్డ్ వర్క్ ఉందో అది మీకు తెలుసు కాబట్టి, రైట్? సో అందులోనూ ఇందాక మీరు మాటలు అంటున్నట్టు అండర్ డాగ్స్ గా అని అనుకుంటున్నారని, బట్ యాక్చువల్లీ ఇట్స్ దేర్ బయట. ఎందుకు అని అంటే ప్రతి టీంలో లాగా ఇందులో స్టార్ ప్లేయర్స్ ఎక్కువ లేరు. సో ఇందులో మనం ఇమీడియట్గా మాట్లాడుకున్నాం 2 or 3 నేమ్స్ అలాగా తీస్తున్నాం. బట్ అగైన్ సో ఇది ఏంటి, ఈజ్ ఇట్ ప్లాన్డ్ ఫర్ తెలుగు టైటన్స్ ఇన్ సచ్ ఎ వే, ఆర్ వీఆర్ జస్ట్ లైక్ టీమ్ని నమ్ముకొని, ఆర్ ఆ విధంగా దిస్ ఇస్ వాట్ ప్రిపేర్డ్ అలాగేమైనా ఉందా? బేసిక్గా మీరు ఇన్ని సీజన్స్ చూసుంటే తెలుగు టైటన్స్ టీంలో ఆడిన ప్రతి ఒక్కరు స్టార్స్ అయ్యారు. అంటే ఎగ్జాంపుల్ రాహుల్ చౌదరిని తీసుకోండి, సుకేష్ హెగ్డే, ప్రశాంత్ రాయ్, వీళ్ళంతా మనకు తెలుగు టైటన్స్ ఆడిన ప్లేయర్స్, తర్వాతే స్టార్స్ అయ్యారు, కెప్టెన్స్ అయ్యారు, దీపక్ నివాస్ హుడ్డా వీళ్ళంతా కూడా. సో సిద్ధార్థ్ బాహుబలి దేశాయ్, బిఫోర్ దట్ ఈజ్ నాట్ బాహుబలి. సో మనకు తెలుగు టైటన్స్ వచ్చాక బికేమ్ బాహుబలి. సో అందువల్ల ఏంటంటే మనం మీరు అన్నట్టు బయట టాక్ ఏదైతే అండర్ డాగ్స్ ఉందో, సో ఎవ్వరు కూడా స్టార్స్ లాగా ప్రతి టీంలో రారు. సో టీంలో యాజ్ ఏ అండర్ డాగ్ అంటే ఇనీషియల్గా వచ్చిన తర్వాత ఈజ్ అన్ అండర్ డాగ్. సో వచ్చిన తర్వాత ప్రూవ్ చేసుకున్న తర్వాత స్టార్స్ అవుతారు చూడండి, అది ఈ సీజన్లో మీరు చూస్తారు. ఇన్ షార్ట్ ఈ సీజన్ మీద మీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఇన్ అ వర్డ్ చెప్పాలి అని అంటే ఎలా ఉండబోతుంది ఈ సీజన్ తెలుగు టైటన్స్ ఆడియన్స్? సో బేసిక్గా అంటే ఆడియన్స్ కూడా మా ప్రాక్టీస్ వీడియోలు అవన్నీ చూస్తూ ఉన్నారు. బట్ ఏంటంటే నేను ద అసోసియేషన్ దట్ యాడ్ విత్ తెలుగు టైటన్స్ ఇన్ని సీజన్స్లో కంటే ఐవ్ సీన్ అ డిఫరెంట్ టీమ్ నౌ. సో ఇట్ ఆల్ యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, మీ ముందే చెప్పినట్టు ఏంటంటే కోచ్ మేడ్ ద డిఫరెన్స్. సో కోచ్ అంత స్ట్రాంగ్గా ఉన్నప్పుడు ఐ థింక్ మీరు కోచ్ ఇంటర్వ్యూలో కూడా మీరు వినే ఉంటారు, మన దగ్గర 19 ప్లేయర్స్ ఉన్నారు. సో 19 ప్లేయర్స్ కూడా ఆ పర్టికులర్ డేలో ఆడడానికి రెడీగా ఉన్నారు. సో అందువల్ల ఏంటంటే ఫ్యాన్స్కి నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీరు డిసప్పాయింట్ అవ్వద్దండి. ఎందుకంటే ఎవరైనా కానీ అంటే ఇంక్లూడింగ్ మా ఓనర్స్ కానీ ఫ్యాన్స్ మీరంతా కూడా డిసప్పాయింట్ అయ్యి ఉన్నారు. బట్ ఈ సీజన్ ఏంటంటే ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను కోచ్తో అంటాను, మనం టాప్ 6లో ఉంటే బాగుంటుంది కోచ్ అంటే, ఈ సేస్ నో దట్ ఈస్ నాట్ మై గోల్. సో వీ హ్యావ్ టు అచీవ్ మోర్ దెన్ దాట్. సో ఐ థింక్ ఏంటంటే నార్మల్గా ఆయన దృష్టిలో మనం ఏంటంటే ఏదో వచ్చాం వెళ్ళాం అని కాకుండా వన్స్ వీఆర్ దేర్ వీ హ్యావ్ టు హిట్ ద టార్గెట్, దట్స్ ఇట్. సో అదనమాట. సో ఈసారి ఏంటంటే ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ లైక్ ఫ్రమ్ ప్లేయర్స్ నుంచి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, కోచెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, మా సపోర్ట్ స్టాఫ్ కానీ మేనేజ్మెంట్ నుంచి కానీ అంతా ఇట్స్ లైక్ హిట్ ఫస్ట్, హిట్ హార్డ్ అండ్ కీప్ ఆన్ హిట్టింగ్. సో దట్ ఈస్ అవర్ మోటో అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ దట్. ఓకే, వావ్. So this season it's going to be hit for Telugu Titans. Ante. Inni hitlu vinpichayante ultimate hit ante. Yeah. Awesome. So what next? So Telugu Titans team next future plans enti? As a CEO, what you would say? See, basically ఈ సీజన్ మేము అంటే మనం మ్యాచ్ బై మ్యాచ్ వెళ్ళాలంటారు బేసిక్గా టోర్నమెంట్. సో మేము సీజన్ బై సీజన్ వెళ్ళాలనుకున్నాం. సో ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, అండర్ డాగ్స్ అన్న ఎవరైతే యంగ్స్టర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళని మేము పిక్ చేసుకోవడానికి మెయిన్ కారణం అదే అనమాట. సో ఆ టార్గెట్ ఈస్ డౌన్ ద లైన్ వచ్చే సీజన్స్లో
మన టీం ఒక స్ట్రాంగ్ టీం అవ్వాలి. ఆ టీంతోనే మనం అంటే ఆయన కోచ్గా చెప్పినట్టు ఏంటంటే మనం టాప్ పొజిషన్లో ఉండాలి. ఆ పొజిషన్స్ మెయింటైన్ చేయడానికి మేము ప్రయత్నిస్తున్నాం. అలానే ఈ ఎవరైతే యంగ్స్టర్స్ ఉన్నారో మన దగ్గర వాళ్ళందరితోని కూడా మేము క్యాంప్ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే ఈ సీజన్ అయిపోయిన తర్వాత విల్ గివ్ సమ్ బ్రేక్, దెన్ వి స్టార్ట్ అవర్ క్యాంప్స్. మళ్ళీ నెక్స్ట్ సీజన్ ప్రిపరేషన్ ఇప్పటి నుంచి. ఎస్. ఓకే. సో అంటే మాకేంటంటే మీరు అన్నట్టు ఎవరైతే అండర్ డాగ్స్ దాల్ బి ద స్టార్స్ దిస్ సీజన్. అది మీరు అన్నారు కదా మేము మార్చి చూపిస్తామని కసిగా ఉన్నట్టు. డెఫినెట్గా అంటే బేసిక్గా కోచ్ కూడా అదే ఆలోచిస్తున్నారు. మాకు ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు పవన్ షరావత్ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్లేయర్స్ ఉన్నారు కదా, వాళ్ళని తీసి ఈ యంగ్స్టర్స్ని ఎక్కడ రీప్లే చేయాలనేది కూడా మాకు అర్థం కావట్లా అది. సో బేసిక్గా అగైన్ టోర్నమెంట్ ఈజ్ టూ లాంగ్. మనకి ఇక్కడ 8 మ్యాచ్లు ఉన్నాయి. సో ఆ 8 మ్యాచ్ల్లో ఐ థింక్ ఎవ్రీ వన్ గెట్ ఎ ఛాన్స్లో వాళ్ళు కూడా ప్రూవ్ చేసుకుంటారు. అండ్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ అపోనెంట్ ఎవరు ఏంటనేది రైట్ టైంలో రైట్ ప్లేస్లో రైట్ ప్లేయర్ని పెట్టి ఆడిపిస్తాం. దట్ అంత అన్నీ సిద్ధంగా ఇది ఏంటి వార్కి వెళ్ళబోయే ముందు వాళ్ళకి ఏ కార్నర్ నుంచి అటాక్ అవుతుంది, ఎవరు ఎక్కడ ఏమున్నారు, ఏం మూవ్ చేయాలనేది హోల్ టీమ్ ఇస్ ప్రిపేర్డ్ కంప్లీట్లీ. పేపర్ వచ్చేసింది అన్నమాట. అంతే. దిస్ ఇయర్ ఇస్ డెఫినెట్లీ గోయింగ్ టు బి దట్ లెవెల్. డెఫినెట్గా అండి, ఎందుకంటే మేము ద వెయిట్ ఈజ్ ఓవర్ అండ్ వీఆర్ జస్ట్ టార్గెటింగ్ అవర్ మెయిన్ ఫోకస్ ట్రాఫీ. సో ఆ ట్రాఫీ వైపే మా అడుగులు నడుస్తూ ఉన్నాయి. ఓకే. సో ఇంకొక విషయం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను. యాజ్ ఎ CEO యూ బీయింగ్ ఫర్ తెలుగు టైటన్స్ ఇన్ దాట్ డిఫికల్ట్ పొజిషన్ ఆల్సో, సో వాట్ ఆర్ ద స్ట్రగుల్స్ యూజువల్లీ దట్ మీరు ఫేస్ చేసేది? బికాస్ నాట్ జస్ట్ ద టీమ్ బట్ ఆల్సో ది అసోసియేషన్, ద హోల్ ఎన్వైరన్మెంట్ని మీరు హ్యాండిల్ చేస్తుంటారు కదా. అంటే బేసిక్గా ఏంటంటే అంటే మనకేంటంటే చెప్పుకోవడానికి పొజిషన్ బాగానే ఉంటుంది, బట్ టీం ఓడిపోయిన తర్వాత ఫస్ట్ తిట్లు తినేది మేమే. మేనేజ్మెంట్ని తిడతారు, మమ్మల్ని తిడతారు, మా మేనేజర్ని తిడతారు, కానీ కోచెస్ని కూడా తిడతారు. కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే గెలిచిన తర్వాత క్రెడిట్ గోస్ టు ప్లేయర్స్, ఓడిపోయిన తర్వాత అంటే తీసుకోవాల్సిన కాదు. సేమ్ కాన్సెప్ట్, సినిమా హిట్ అయిందంటే హీరో, ఫట్ అయిందని అంటే డైరెక్టర్. అంటే బేసిక్గా అది ఎక్కడైనా కామన్. బట్ ఏంటంటే వీ నెవర్ టుక్ దోస్ కామెంట్స్ టు అవర్ హార్ట్. ఎందుకంటే దేర్ ఫ్యాన్స్ని మనం ఆల్వేస్ ఎంకరేజ్ చేయాలి, ఎందుకంటే ఫ్యాన్స్కి అంత ఫీల్ ఉన్నప్పుడు మాకు చాలా ఫీల్ ఉంటుంది. గుడ్, వెరీ గుడ్ టు హియర్ దట్. థ్యాంక్ యూ. ఐ మీన్ కొంచెం ఇప్పుడు తెలుగు టైటన్స్ ఫ్యాన్స్ అందరు కొంచెం రిలాక్స్ అయ్యారు. ఓకే, ఈసారి మనం ఇంకో సైడ్ చూపించబోతున్నాం. డెఫినెట్గా అండి. అంటే ఇన్ఫ్యాక్ట్ మేము కూడా ఇప్పుడు వచ్చిన కామెంట్స్లో కూడా మాకు అది కనబడతా ఉంది. అంటే లేదు, టీమ్ చాలా హార్డ్ వర్క్ చేశారు అండ్ దిస్ టీమ్ విల్ రాక్ అనేసి కామెంట్స్ కూడా మేము చూస్తున్నాం. దగ్గరుండి చూడండి, మీకు అర్థమవుతుంది తెలుగు టైటన్స్ ఎంత కష్టపడ్డారో, ఏం జరిగిందో అన్నది. సో అంతవరకు కూడా మేము కూడా కామ్గానే ఉంటాం. ఇంకా మాటలు లేవు, మాట్లాడుకోవడాలు లేవు, డైరెక్ట్ వార్ అటాక్. అంతే. ఆసమ్. సో ఇన్ షార్ట్, ఎట్ ది ఎండ్ మీరు ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా మీ మాటల్లో తెలుగు టైటన్స్ ఫ్యాన్స్కి? యాజ్ తెలుగు టైటన్స్ CEO వాచింగ్ యూ, వాట్ యు అదే బేసిక్గా తెలుగు టైటన్స్ ఫ్యాన్స్కి ప్రతిసారి నేను చెప్తా ఉంటాను, అంటే మనం అంటే టూ ఎర్లీగా మేము విన్ అవుతాం, ట్రాఫీ గెలిచేస్తాం అనే దానికంటే మేము వీ టేక్ మ్యాచ్ బై మ్యాచ్. అండ్ మీరు చూసిన కొన్ని సీజన్ అంటే స్టార్టింగ్ సీజన్లో తెలుగు టైటన్స్ ఒకలా ఉండేది, మధ్యలో కొంచెం మారింది. ఇప్పుడు ఆ స్టార్టింగ్ సీజన్లో ఉన్న తెలుగు టైటన్స్ ఎలా ఉండిందో అలానే ఈసారి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం మేము. ఇది మా స్టార్టింగ్ అనుకోండి, బట్ డెఫినెట్గా మీ సపోర్ట్ మాకు ఇప్పుడు ఎలానూ చేస్తూ ఉన్నారు, అలానే కంటిన్యూ చేయండి. అండ్ మీరందరూ కూడా స్టేడియంకి వచ్చి మాకు సపోర్ట్ చేయండి. మీ ఎంకరేజ్మెంట్ అది డెఫినెట్గా అది బూస్ట్ టు ఆ టీమ్. సో మీరు ఆ ఎంకరేజ్మెంట్ మాకు ఇవ్వండి. అలానే మీరేదో మాకు కామెంట్ చేస్తుంటే మేము నెగిటివ్గా తీసుకుంటున్నామని మీరు అనుకోవద్దు. బట్ వన్ థింగ్ ఏంటంటే మేము ప్రతి ఒక్కరికి రిప్లై ఇవ్వలేము, బట్ ఎవ్రీవన్ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ ఆన్ ద మ్యాట్ ఫ్రమ్ October 18th నుంచి అండి. అంతే, ఒక్క డైలాగ్ తోటి అన్నిటికీ చెక్ మేట్. మీ అన్న వాటి అన్నిటికీ సమాధానం మ్యాట్ మీద చూపిస్తాం, ఇక్కడ ఏం లేదు. అంతే. దిస్ టైమ్ ఇట్ లుక్స్ వెరీ డిఫరెంట్ తెలుగు టైటన్స్ టీమ్. కాన్ఫిడెంట్. గుడ్ టు సీ దట్. త్రినాథ్ గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద టైం. అడగగానే ఎమ్మటి ఒప్పుకున్నందుకు, మాట్లాడినందుకు కూడా థ్యాంక్ యూ.
సో ఇలా జరిగిందండి ఇవాళ ఇంటర్వ్యూ. నేనైతే చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను. బికాజ్ మన కబడ్డీ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయింది అండ్ ప్లేయర్స్ అందరూ కూడా ఎంత అద్భుతంగా పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు అండ్ ముందుగా మనం తెలుసుకోగలిగాం కూడా ప్రిపరేషన్ ప్లాన్స్ ఏంటి అనేది. సో లెట్స్ విష్ తెలుగు టైటన్స్ వెరీ ఆల్ ది బెస్ట్ అగైన్ అండ్ అలాగే మళ్ళీ ఇంకో ఎపిసోడ్తో ద గేమ్ చేంజర్ అంటూ మళ్ళీ కలుసుకుందాం. బట్ దానికంటే ముందు మీరు ఏ ప్లేయర్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు, ఏ కోచ్ తోటి మాట్లాడాలనుకుంటున్నారు, వాళ్ళ జర్నీ ఎలా ఉందో మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు అని అంటే అది ఎవరు ఏంటి అనేది కింద నాకు కమెంట్స్లో తెలియజేయండి అండ్ వాళ్ళ గురించి కూడా డీటెయిల్స్ పెట్టండి. సో ఐ ట్రై టు రీచ్ అవుట్ దెమ్ అండ్ లెట్ దెమ్ నో అండ్ వాళ్ళతో కుదిరితే మనం ఇంటర్వ్యూ కూడా ప్లాన్ చేద్దాం. బట్ అంటిల్ దెన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇక్కడ దాకా వాచ్ చేసినందుకు అండ్ కీప్ బ్లెస్సింగ్ మీ అండ్ కీప్ సపోర్టింగ్ అలా నేహతో అండ్ టేక్ కేర్. బాయ్ బాయ్.